बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 18 निबंध लेखन। इसको हम कहते हैं एसे राइटिंग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्य यदि कवियों की कसौटी है तो गद्य की कसौटी है निबंध। निबंध का अर्थ है भली प्रकार से बंधा हुआ, इसलिए जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से अपनी भाषा में व्यक्त कर सके, निबंध कहा जाता है। तो सबसे पहला निबंध है कामकाजी नारी की समस्याएं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज की नारी केवल दो दो मात्राओं का ही बोझ नहीं लादे है, बल्कि वो जीवन में घर और बाहर दोहरी भूमिका निभा रही है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से नारी भी में भी जागृति आई। बढ़ती महंगाई और पुरुष के बराबर दर्जा पाने की लालसा ने उसे भी नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। युगों से आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर आश्रित नारी स्वावलंबी होना चाहती है, अतः उसने कला, साहित्य, विज्ञान सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और शक्ति का परिचय दिया है। स्वतंत्र भारत के संविधान में पुरुष और स्त्री को समान अधिकार दिए गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत होकर उसने इसे सिद्ध भी कर दिया है। वो कुशल गृहिणी होने के साथ साथ शिक्षिका भी है, कल कारखानों की मालकिन भी है और ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल व श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये कार्य इतना सरल नहीं है। इस दोहरी भूमिका के कारण नारी घर और बाहर रूपी चक्की के दो पाटों के बीच पिस रही है। उसे घर के भी सारे कामकाज करने पड़ते हैं, साथ ही कार्य क्षेत्र की चिंताएं भी घेरे रहती हैं, जिसने उसके शरीर व मन दोनों पर विपरीत प्रभाव डाला है। कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल की समस्या भी सामने आती है। नौकरों के सहारे रहने के कारण बच्चे मातृत्व सुख से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए भी नारी स्वयं को ही दोषी मानती है। सच तो यह है कि वह एक मशीनी जिंदगी जी रही है। घर से बाहर आकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारी का अहम भले ही संतुष्ट हो गया है, पर वह भी अपना आदर्श स्थान प्राप्त नहीं कर सकी है। जब तक समाज की मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कामकाजी नारी की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, और ये बात फैक्ट है। मेरा प्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त, पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित राम भक्त श्री रामचरण के सुपुत्र, राष्ट्रीय गौरव गाथा का गान करने वाले कविवर मैथिली शरण का जन्म चिरगांव, जिला झांसी में सन 1886 में हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखना आरंभ की। गुप्त जी की प्रथम पुस्तक भारत भारती में भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें, विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भारत भारती के माध्यम से भारत की वाणी का प्रतिनिधित्व करने वाले इस कवि को साहित्यकारों ने राष्ट्र कवि पद से सुशोभित किया। इस प्रकार ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्र कवि बने। इसके अतिरिक्त इन्होंने यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ, साकेत जैसी अनेक रचनाएं की, जिनमें देश के गौरव का गान करने के साथ साथ भारतीय आदर्शों की पुनर्स्थापना भी करने का प्रयास किया। पुरानी कथाओं को आधार बनाकर उपेक्षित नारी पात्रों जैसे यशोधरा, उर्मिला आदि के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया। इनकी रचनाओं में गांधीवादी विचारधारा के स्पष्ट दर्शन होते हैं, इसलिए गुप्त जी यथार्थ को आधार मानकर भी आदर्शवाद की स्थापना करने के इच्छुक रहे हैं। इन्होंने कहा भी है, कवि का लक्ष्य केवल मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, अपितु इसके साथ साथ समाज कल्याण भी होना चाहिए। उनकी काव्य भाषा अत्यंत सहज, सरल एवं प्रवाह युक्त है। उनकी रचनाओं में छंदों की विविध योजना, अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। दिसंबर सन 1964 में गुप्त जी ने अमरता प्राप्त की, पर उनकी काव्यमाला उन्हें सदा जीवित रखेगी, वे सदा स्मरण किए जाए। जानलेवा महंगाई। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त किए कई दशक व्यतीत हो चुके हैं, परंतु आज भी हम अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनमें महंगाई प्रमुख है। महंगाई का अर्थ है वस्तुओं के मूल्य में इतनी तेजी से वृद्धि हो कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर,
आज सामान्य उपयोग की सामग्री के मूल्य दिन दूने रात चौगुने हो रहे हैं। इस बढ़ती महंगाई के अनेक कारण हैं। हमारे देश की जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है, उस अनुपात में वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ रहा, जिससे मांग और पूर्ति में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और परिणाम होता है मूल्यों में वृद्धि। केवल इतना ही नहीं, व्यापारी वर्ग अधिक से अधिक धन कमाने के चक्कर में जमाखोरी, कालाबाजारी के माध्यम से वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा कर दाम बढ़ा देते हैं। हमारी दोषपूर्ण वितरण प्रणाली भी इसके लिए उत्तरदायी है। सरकारी उचित दर की दुकान में या तो वस्तु मिलती ही नहीं है, और अगर मिलती है तो घटिया किस्म की। प्रशासन की शिथिलता के कारण व्यापारी वर्ग मनमानी करता है। एक महीने में 3-3 बार पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन का असमान वितरण भी महंगाई को बढ़ावा देता है। इस महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ता है। ठीक है, वह आय और व्यय में सामंजस्य नहीं बिठा पाती, लोगों की दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, वे बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते, संतुलित आहार के अभाव में उनके घर बीमारियों के अड्डे बन जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, भूखा मरता क्या नहीं करता के आधार पर चोरी डकैती भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। आए दिन इस महंगाई के विरोध में हड़ताल की जाती है, जिससे राष्ट्रीय धन संपत्ति शक्ति की हानि होती है। बढ़ती महंगाई देश के लिए अभिशाप है। इससे देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः महंगाई वृद्धि को रोकने की ओर प्रयास किए जाएं, जिससे आम जनता को भी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सके। जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। सरकार की ओर से इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अब तक जो प्रयास किए गए हैं वे काफी नहीं। शक्ति और धन का उचित बंटवारा हो सके, इस संबंध में सरकार को उचित कदम उठाने होंगे, तभी इस समस्या पर काबू पाया जा सकेगा। तो प्यारे बच्चों, ये था निबंध लिखने का तरीका, और यहाँ पे ये कुछ विषय दिए हुए हैं, टॉपिक, जिन पे आपको खुद से लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।